सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण पाठ 4 शब्द, ठीक है, शब्द विचार हमारा टॉपिक है आज का। तो इसमें हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को जाना, फिर उसको उत्पत्ति के आधार पर उसके भेदों को समझा। आज हमारा जो दूसरे नंबर पे आएगा वो आएगा रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। यानी कि रचना और बनावट के आधार पर भी शब्द को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 प्रकार होते हैं इसमें भी। यहाँ लिखा है रचना बनावट के आधार पर, ठीक है, ऑब्लिक है रचना और बनावट के आधार पे। तो रचना के आधार पे पहला शब्द होता है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब क्या होता है? रूढ़िवादी, आपने शब्द सुना ना कुछ कि रूढ़िवादी विचारधारा, तो वो रूढ़ शब्द वही रूढ़ है, इसका अर्थ भी उसी तरह से निकलेगा। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं, जो यानी कि बहुत पिछले समय से वही उन्हीं शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द होंगे जिनके अगर हम टुकड़े कर दें तो उन टुकड़ों का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे देखिए समुद्र लिखा है, समूह प्लस में दर लिखेंगे तो समूह का कोई अर्थ नहीं है और दर का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह घड़ा है, घ प्लस में अड़ा, तो घ और अड़ा अलग अलग कर देंगे, दोनों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। यानी कि ये अपने आप में ही एक ही अर्थ को लिए हुए हैं। जब इकट्ठा है तो इनमें एक अर्थ निहित है, इनमें एक अर्थ छुपा हुआ है। जब ये अलग अलग हैं तो इनमें कोई अर्थ नहीं है। ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे समुद्र, घड़ा आदि। अब यहाँ देखिए बेटा आप, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द से ही पता चल रहा है। यौगिक, योग प्लस में इक प्रत्यय, तो योग से बनने वाला, योग का मतलब जोड़ से बनने वाला। वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से, मेल का मतलब योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है, दोनों का अर्थ निकलेगा। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र जमा पति अर्थात राष्ट्र का पति। विद्यालय, विद्या जमा में आल्य अर्थात विद्या का घर। वायुयान, वायु प्लस में यान अर्थात वायु का यान। यानी कि ये समस्त पद हो जाते हैं, समास वाली बात यहाँ आ जाती है। तो यौगिक अर्थात योग से बनने वाला, वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, विद्यालय, विद्या का घर, वायुयान, वायु का यान। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, योग रूढ़। योग प्लस में रूढ़ अर्थात वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष या परंपरागत अर्थ देते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। इनके भी सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे 2 शब्द होंगे जिनको आपस में मिलाने पर उनका कोई अलग ही अर्थ निकलेगा और अलग अलग करेंगे तो उनका अर्थ भी निकलेगा। तो देखिए जैसे दशानन, 10 प्लस में आनंद, 10 आननों वाला अर्थात रावण। दशानन का अर्थ क्या लिखा रहा है? रावण। अलग अर्थ लिखा है, 10 का मतलब संख्या है, आनंद का मतलब सिर वाला। त्रिनेत्र, तीर प्लस में नेत्र, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव, ठीक है। तो ये शब्द क्या है? जैसे पंकज शब्द लिखते हैं हम, पंक प्लस में जय, तो इसको अलग करेंगे, पंख प्लस में जय। पंख का मतलब कीचड़, जय में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? कमल, ठीक है। तो ये पंकज शब्द क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आप सभी जानते हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। एक तो विकारी है, दूसरा अविकारी। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची विलोम है। विकार और विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब परिवर्तन, अविकारी का मतलब अपरिवर्तन। तो विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या है? विकारी शब्द हैं।
इनके संबंध में आप अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ेंगे। हमने तो पीछे पढ़ रखा है, ठीक है। तो अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन, वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं। यानी कि विकारी वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कुछ परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी कहलाते हैं। और वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाता है। ये भी संख्या में 4 है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ा था पिछली कक्षा में। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनके विषय में भी आप अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे, पढ़ा भी है और आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आगे देखिए फिर अगले पृष्ठ पर, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांट दिया है। एक तो है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक। ये 5 भी हमने शब्द भंडार में कर लिए हैं। इनके विषय में हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। तो ये काम हमने कर लिया, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। निरर्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो, लेकिन वो सार्थक शब्दों के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कई बार बोल देते हैं रोटी राटी, ठीक है, पानी वानी, ठीक है, घर घुर, ठीक है। तो अब देखो बेटा, रोटी तो हम खाते हैं, हमने कभी रोटी खाई है? रोटी राटी। जैसे हम कई बार बोलते हैं कार कूर बोल देते हैं। कार तो होता है चलने के लिए, एक यान है। कूर क्या है? कार कूर, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि इनका जो निरर्थक शब्द है उनको शब्द युग्मों में हम प्रयोग करते हैं। तो सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो। निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनका हम बोलचाल में प्रयोग कर लेते हैं भाषा में, लेकिन कोई अर्थ नहीं निकलता। आओ दोहराए में देखिए बेटा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्द। रचना और बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी तथा अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक। सार्थक शब्दों के अनेक भेद होते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आदि। ठीक है बेटा, आज की जो हमारी कक्षा थी इसमें जो हमारा ये पाठ था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके कल की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम इस पाठ का क्या करेंगे? अभ्यास कार्य करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।